नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रकाश क्लासेस में। साथियों, आज जो है ये हम राजस्थान जीके के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कर रहे हो, सेकंड ग्रेड के कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके सब में क्या रहता है, सेम रहता है। तो राजस्थान जीके के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, करीब 30 से 40 क्वेश्चन है जो हम इस क्लास में सॉल्व कराएंगे। कोशिश रहेगी ये सीरीज भी हम क्या करें, कंटिन्यू करें राजस्थान जीके वाली। अजी ये सारे पीवाईक्यू है, किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं ये। तो पीवाईक्यू तो अभी ट्रेंड देखा जा रहा है कि यदि आप पीवाईक्यू को ढंग से सॉल्व कर लो तो पीवाईक्यू से बाहर कुछ नहीं। सवाल क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। देखिए 223 के तहत दिमाग में ना, राज्यपाल जो है वो हमारे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करता है। और राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 किसके तहत, अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अब राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा वो अनुच्छेद 213 के तहत करेगा। क्या जारी कर सकता है, तो दिमाग में ना, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर आपसे और आगे इसमें सवाल पूछ ले कि बताइए ये जो अध्यादेश जारी करेगा कितने टाइम के लिए रहेगा, 6 सप्ताह के लिए। पहली बार कितने टाइम के लिए रहेगा, 6 सप्ताह के लिए पहली बार ये अध्यादेश रहेगा, दिमाग में रखिएगा। अब दूसरा सवाल आपसे कि जब सेकंड टाइम वापस अध्यादेश होगा वो कितने टाइम तक के लिए रहेगा। और इसमें बात करें तो ये जो अपने राज्यपाल है, हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये जो है हमारे राजस्थान के प्रथम क्या है, राज्यपाल है। इससे पहले क्या हुआ करते थे, राज प्रमुख हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, राज प्रमुख। तो बताइए पहले जो राज प्रमुख थे वो कौन थे। और अपन राज्यपाल की ही मैं बात करूं कि राज्यपाल का जो पद है वो 1956 में, कब, 1956 में ये जो राज्यपाल का पद हुआ था, इसका क्या किया गया था, ये अस्तित्व में आया था हमारे राजस्थान में। पर इससे आगे वो बात करें कि अगर पूछ ले कि ये जो राज्यपाल का पद है ये सर्वप्रथम भारत के इतिहास में अस्तित्व में कब आया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान। दिमाग में रखिएगा, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 1919 और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है वो आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये दोनों अधिनियम मैंने यूट्यूब पर बहुत शानदार तरीके से करवा रखे हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी है। तो राजस्थान में अब तक दिमाग में ना 2 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी है। कौन कौन सी महिलाएं, तो दिमाग में रखना, एक तो है श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह, कुशल सिंह है ना। और दूसरी कौन है, दूसरी अपने स्वयं उषा शर्मा है। कौन है अभी, स्वयं। तो अभी तक हमारे राजस्थान में मुख्य सचिव कितनी महिलाएं रह चुकी है, 2 महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी है। यदि आपसे पूछ ले कि भाई वर्तमान हमारे मुख्य सचिव कौन है, अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो दिमाग में सचिव सुधांशु है ना, सुधांशु पंत जो है वो हमारा भी वर्तमान में क्या है, मुख्य सचिव है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। देखिए आरपीएससी जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। और इन आरपीएससी के जो अगर हम बात करें, थोड़ी सी इस आरपीएससी पर हम चर्चा करें तो दिमाग में है ना, हमारा भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, कहां से लेकर 315 से लेकर 323 तक आरपीएससी का मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसकी संरचना का उल्लेख किया गया। इसके अंदर किसका इसका उल्लेख है कि जो पीएससी है उसकी संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, और नियुक्ति कौन करेगा,
इसकी नियुक्ति करेगा हमारा उस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करेगा। इसके अलावा बात करें कि इनकी शक्तियां क्या क्या होनी चाहिए, आरपीएससी के सदस्यों की शक्तियां क्या क्या होनी चाहिए। इसके अलावा इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो कार्यकाल हम बता चुका हूं, तो या तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होना चाहिए या फिर 62 वर्ष की आयु क्या हो चुकी होनी चाहिए इनकी पूर्ण। 62 वर्ष की आयु के बाद क्या नहीं हो सकता, ये पद पर आसीन नहीं हो सकते। इसके अलावा बात करें कि अपना जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन किसको समर्पित करेंगे, तो अपना जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को समर्पित करेंगे। किसको समर्पित करेंगे, राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन। और पद की शर्तों सबका उल्लेख इसी अनुच्छेद के तहत किया गया। तो आरपीएससी दिमाग में 315 से लेकर 323 जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद तक आरपीएससी का समायोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको ढंग से दिखेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं, इसको अपन साइड में कर लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। सवाल देखिए, लोक सेवा आयोग के किसके संबंध में, आरपीएससी के संबंध में कौन सा कथन सही है, आरपीएससी के संबंध में कौन सा जो कथन है वो क्या है, सही है। तो कौन सा कथन सही है, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नहीं, किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है अपने राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्ति निकटतम एवं ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पर धारण कर चुके हो। इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। नियम तो केवल क्या है कि नियम तो केवल इतना है कि उसकी आयु 62 और 6 वर्ष, ये आयु दिमाग में रखना, और कोई इसमें चीज दिमाग में रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक तथा 62 वर्ष की प्राप्त कर लेते हैं, इनमें से जो भी पहले होगा पद पर धारण कर सकता है। क्या, बिल्कुल मैंने जो अभी बात कही है कि या तो वो 6 वर्ष होना चाहिए, है ना, लोक सेवा आयोग सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले वो क्या धारण कर सकते हैं, ये पद धारण कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य का आयोग का अध्यक्ष संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग करता है, नहीं, इस प्रकार अपने पद का त्याग नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत शानदार है, किससे रिलेटेड है, मानव है ना, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसकी जांच की शक्ति रखता है, बिल्कुल सही। इस राज्य मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना ही इसलिए की गई है कि यदि कोई लोक सेवक का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो सरकारी पद पर आसीन हो, है ना, जो प्रशासनिक पद पर आसीन हो, वो अपने पद का क्या करता है, अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो उल्लंघन की जांच के लिए मानव अधिकार आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई है। ठीक है, अगला क्या कह रहा, मानव अधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त, है ना, निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से प्राप्त करती। तो देखिए, यदि आपसे एक सवाल यहाँ से और बनता है, क्या सवाल बनता है कि मानव अधिकार जो आयोग है उसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई। तो मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना है सत्ता मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार आयोग की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल उसी उच्च न्यायालय का पूर्ण मुख्य न्यायाधीश ही राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि जिस राज्य में मानवाधिकार आयोग जो आ रहा है वहां इस प्रकार कुछ नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, इसके अगर हम बात करें तो इसके नियम क्या है, या तो जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए, ये किसी ने उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, या तो सेवानिवृत्त होना चाहिए या कार्यरत क्या होना चाहिए, कार्यरत। यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, पर वो मुख्य न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो सकता है, केवल न्यायाधीश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। और यदि वो उच्च न्यायालय का नहीं है और जिला न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसके बाद कितने वर्ष का, 60 वर्षों का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। इस पद के लिए ये सत्य है। अगला देखिए,
आयोग अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो पुलिस अधीक्षक से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी क्या की गई है, सही कही गई, ये बात भी क्या कही है, सही कही गई है। ठीक है, आगे देखिए ये जो है, ये जो नियम है ये सारे सदस्यों के लिए, किसके लिए, सदस्यों के लिए। और अध्यक्ष के लिए कौन से नियम है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। कहां से, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। एक अध्यक्ष हो सकता है और 2 क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। तो टोटल कितने मानव अधिकार आयोग में, टोटल कितने, 3 सदस्य होने चाहिए। अगला देखिए, अगले सवाल को देखिए। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संबंधित नहीं है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था इससे संबंधित अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 40 है, और पंचायती राज का जो उल्लेख किया गया वो कौन से अनुसूची के तहत किया गया, 11वीं अनुसूची में कहा गया। परंतु अनुच्छेद जो 41 है उसमें किसका प्रावधान नहीं है, पंचायती राज का प्रावधान नहीं है। तो फिर किसका प्रावधान है, कुछ मामले में काम, शिक्षा, है ना, तथा सार्वजनिक, है ना, सहायता का अधिकार, इससे रिलेटेड अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया, काम, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को, इस बात की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, तो दिमामना इसका जो अध्यक्ष रहेगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष रहेगा वही कार्य मंत्रणा समिति का भी क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। जो विधानसभा का अध्यक्ष है वही कार्य मंत्रणा समिति का भी क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। अगला देखिए, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है। सवाल देखिए, 15वीं जो विधानसभा है ना, अगर इसमें थोड़ी सी कार्य मंत्रणा में अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछ ले कि कुल सदस्य कितने होंगे, आपसे पूछ ले कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। इसमें 500 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, और इनकी जो अवधि रहेगी, है ना, इनकी अवधि कितने वर्ष के लिए गठित रहेंगे, 1 वर्ष के लिए गठित रहेंगे। कितने वर्ष के लिए गठित रहेंगे, ये 1 वर्ष के लिए गठित रहेंगे। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वही इसके क्या रहेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो 15वीं विधानसभा के राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, गुलाब चंद कटारिया। कौन थे, गुलाब चंद्र कटारिया। अगर अभी पूछ ले कि अभी वर्तमान में कौन है, यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन है, तो जल्दी से बताइए वर्तमान में हमारे राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर कौन है, जल्दी से बताओ वर्तमान में हमारे राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर कौन है। आपको बस इतना बता दूं कि ये जो थे पहले शिक्षा मंत्री थे, ये अपने टाइम में क्या थे, शिक्षा मंत्री थे, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो अजमेर है। अब तो बता दो भाई कि अभी जो हमारी विधानसभा चल रही है वो 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा चल रही है। अब तो आप बता सकते हो, आ जाइए। अगला क्या कर रहा है, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया गया था। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार जो अविश्वास पारित किया गया था कौन से वर्ष में किया गया था, ये किया गया था 1985 में। कब अविश्वास पारित किया है, 1985 में। किसके खिलाफ पारित किया गया था, तो दिमामना हरिदेव जोशी के खिलाफ, हरिदेव जोशी की सरकार में। कौन सी सरकार में, हरिदेव जोशी की सरकार में अविश्वास पारित किया गया। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे प्रथम पहली बार, अगर प्रथम बार अविश्वास जो प्रस्ताव है तो किसकी सरकार में आया था, तो टीकाराम पालीवाल। किसकी सरकार में आया था, टीकाराम पालीवाल की सरकार में सबसे पहले अविश्वास आया था। अंतिम अविश्वास जो है वो कौन सा में आया था, 1985 हरिदेव जोशी की सरकार में।
और पहली बार टीकाराम पालीवाल की सरकार में। हालांकि इसका जवाब जो है अभी जो गहलोत की सरकार थी उस समय भी हो सकता था, परंतु हुआ नहीं इस प्रकार से कुछ प्रकरण। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 राजस्थान के संबंधित में निम्न में से कौन सा विकल्प क्या है, गलत है। मतलब 2001 और 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को मिलाने के बाद कौन सी चीज जो है वो गलत साबित हुई है। देखिए लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, बिल्कुल 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। बाल लिंगानुपात घटा है, बिल्कुल बाल लिंगानुपात क्या है, घटा है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जनसंख्या घनत्व में बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ अभी अपन देखेंगे। और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आई है, कमी आई है। तो अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में 2001 में, कब की बात करूं, राजस्थान में 2001 में जो लिंगानुपात था वो कितना था, 921 कितना था, 921 था। और यही 2011 में जो लिंगानुपात हुआ 926 हो गया, कितना हो गया, 926 हो गया। और 0 से 6 वर्ष तक का जो लिंगानुपात है, 0 से 6 वर्ष का जो बाल लिंगानुपात है कितना हो गया, 888 हो गया। तो लिंगानुपात में घनत्व में हर चीज में क्या आई है, वृद्धि आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बरखान पश्चिमी राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। बरखान क्या होते हैं, बालू का स्तूप। बरखान क्या होते हैं, बालू का स्तूप। दिमाग में रखना, बालू का स्तूप का ही एक प्रकार है और इस प्रकार से बनता है। किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बरखान बनता है। तो बरखान जो है वो सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, इसकी बात की जा रही है। हाँ आइए, बरखान जो है वो कहां पर बनते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ ओसिया जोधपुर में बरखान बनते हैं क्या। इसके अलावा बात करें कि भालेरी चूरू के अंदर बरखान बनते हैं क्या, देशनोक के अंदर बरखान बनते हैं क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी जगह बरखान पाए जाते हैं, यहाँ पर सभी जगह। यदि आपसे पूछ ले कि बालू का जो स्तूप है, बालू का स्तूप ना, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो जोधपुर के अंदर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं, है ना। और सर्वाधिक बालू का स्तूप आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक, है ना, सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। और इसे बरखान की एक विशेषता दिमागना, मरुस्थलीकरण में, इसमें मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक जो सहायक है, वो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक सहायक कौन सा है, वो अपना बरखान है। अगर मरुस्थलीकरण की बात आई तो अगर पूछे मरुस्थल का मार्च पास, है ना, मार्च पास, मरुस्थल का जो बड़ा किस तरफ बढ़ रहा है, तो मरुस्थल किस तरफ बढ़ रहा है भाई, दिमाग में ना, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पर आ गया दक्षिण, यहाँ पर आ गया पूरब, यहाँ पर आ गया पश्चिम, और यहाँ पर क्या आ गया, उत्तर। तो अब हमारा जो मरुस्थल है वो किस तरफ बढ़ रहा है, वो इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब उत्तर पूर्वी की तरफ जो है मरुस्थल का मरुस्थलीकरण हो रहा है। दिमाग में रखना, उत्तर पूर्व की तरफ। आ जाइए अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जा रही है, तो वही हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान का जो मानसून है वो किस प्रकार से है। ये हमारा राजस्थान है और ये हमारी कौन सी है, अरावली है, ये हमारी अरावली है। अब यहाँ आ गया उत्तर, यहाँ आ गया दक्षिण, यहाँ आ गया पूरब और यहाँ आ गया पश्चिम। अब देखिए अरावली के इस तरफ का जो क्षेत्र है ना, यहाँ से जो बारिश हो रही है वो किसके कारण हो रही है, अरब की खाड़ी के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है, अरब की खाड़ी के कारण। और यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो किसके कारण हो रही है, बंगाल की खाड़ी के कारण हो रही है, मतलब बंगाल की खाड़ी के बादल। अब क्या है कि ये यहाँ पर जो है, जो बादल जो है वो इस प्रकार से आएंगे, किसे, यहाँ से प्रवेश करेंगे, कहाँ से, यहाँ से प्रवेश करेंगे। तो किसके आधार में, मतलब अरावली के बिल्कुल समानांतर रहेंगे। अरावली के समानांतर रहने पर इस क्षेत्र में जो बारिश रहेगी वो कौन सी रहेगी, कम रहेगी। और यहाँ पर अरावली का कोई समानांतर नहीं है, सीधी बात है, यहाँ से बादल आए और यहाँ पर क्या करेंगे, बारिश। तो यहाँ पर बारिश क्या होगी,
अधिक होगी, यहाँ पर बारिश क्या होगी, अधिक होगी। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून संभावित है, तो ये आ गया दक्षिण और ये आ गया पश्चिम। इसका मतलब बारिश कहां पर की जाएगी, यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ की बात नहीं की जा रही। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो सबसे पहले कहां पर आएगा, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो दिमाग में रखना, वो हमारे कहां से आता है, वो आएगा हमारे सबसे पहले 1 जुलाई से पूर्व का आता है, पाली में आता है। कहां पर आता है, पाली में। और अरब की खाड़ी का जो मानसून है, देखिए अरब की खाड़ी से जो मानसून आएगा वो दक्षिण पश्चिम से, है ना, दक्षिण पश्चिम से, मतलब इसे दक्षिण और पश्चिम से किधर जाता है, ये दक्षिण पश्चिम की से जाता है उत्तर पूर्व की तरफ। कहां जाएगा, उत्तर पूर्व की तरफ जाएगा। कौन सा, अरब सागरीय मानसून। और यही आपसे पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आ रहा है वो किधर से आ रहा है, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून आएगा दक्षिण पूर्व से, है ना, दक्षिण पूर्व से प्रवेश करेगा और जाएगा किधर, उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगा, किधर, उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगा। तो ये आपका मानसून का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, आ जाइए हम बात करें। अगला देखिए, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। पहला हम पढ़ना है कि ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, मतलब कोटड़ा से निकलती है। हतमथी, मेसवा, बेतरत इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर का प्रवाह बनाती है। कितने किलोमीटर का प्रवाह बना रही है, 45 किलोमीटर का बनाती है। तो देखिए ये नदी कौन सी, ये तो कौन सी नदी है, अपनी साबरमती नदी। कौन सी नदी, ये जो नदी है ये अपने साबरमती नदी है। कौन सी नदी भाई, साबरमती नदी है। ठीक है, और इसका जो उद्गम कोटड़ा की फुलवारी की नाल से, कहां से, फुलवारी की नाल से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। कौन सी नाल से, फुलवारी की नाल से इसका क्या हो रहा है, उद्गम होता है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल जो लंबाई है वो 416 किलोमीटर इसकी क्या है, इसकी कुल लंबाई है। और बाद में कहां पर है ना, खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, गुजरात में जाकर ये गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में जाकर मिलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हतमती, मेसवा, बेतरक, इसके अलावा बात करें वाकल इसकी सहायक नदी है। और बात करें तो मानसी जो है वो भी इसकी क्या है, वो भी इसकी सहायक नदी है। और हरनौ ये भी इसकी क्या है, ये भी इसकी सहायक नदी है। ये गुजरात में ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से निकलती हुई गुजरात में क्या कहती है, प्रवेश करती है। और इसका बात करें तो अहमदाबाद और गांधीधाम, है ना, गांधीधाम, ये जो दो नगर है ये किसके किनारे बसे हुए हैं, मतलब गांधीधाम और डीसा जो नगर है, ये दोनों नगर कौन से नदी के किनारे, साबरमती के किनारे बसे हुए हैं। निम्न जिलों में से मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं। मिश्रित जो पतझड़ है वो कहां पर पाए जाते हैं, तो दिमाग में ना, मिश्रित जो पतझड़ है ये अपने पाए जाते हैं उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़। मिश्रित पतझड़ कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़। अब इसमें और कौन कौन सा आएगा, इसमें एक सलूम्बर भी आ जाएगा, सलूम्बर में मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा सिरोही भी आ गया, यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं। और अपन बात करें तो ये मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो सालर वन पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो तेंदु वन पाए जाते हैं। और अपन बात करें है ना, अमलकास जो वन है वो भी यहीं पाए जाते हैं। करंज के जो पेड़ है वो भी यहीं पाए जाते हैं। गूलर के जो पेड़ है वो भी सर्वत्र यहीं पाए जाते हैं। आंवला के जो पेड़ है वो भी यहीं पाए जाते हैं। शीशम के, देखिए शीशम जो है एक इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, शीशम भी यहीं पाई जाती है। और अर्जुन के पेड़ भी इसी प्रकार के मिश्रित वनों में पाए जाते हैं। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए, क्या कह रहा है, फसल और प्रमुख उत्पादन की बात की जा रही है, फसल और प्रमुख उत्पादन की बात की जा रही है। तो इसमें हम देखें तो गेहूं जो है, कौन सा, गेहूं जो है वो सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है, हमारे राजस्थान में श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर को ही क्या बोला जाता है, धान का कटोरा, क्या बोला जाता है, धान का कटोरा। तो धान का कटोरा किसको कहा जाता है, श्री गंगानगर को कहा जाता है। इसके अलावा आगे हम बात करें श्री गंगानगर के बारे में बात करें
तो बाजरा जो है वो बाजरा सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है, अलवर में उगाया जाता है। इसके अलावा चावल जो है, चावल देखो सबसे ज्यादा पानी है ना, चावल जो है वो चावल कहाँ उगाया जाता है, दिमाग में जहां सबसे ज्यादा पानी रहेगा वहीं जो सबसे ज्यादा पानी कहाँ हो, बूंदी में। और मक्का जो है वो कहाँ पर, भीलवाड़ा में। और देखिए हम मक्के की अगर बात करें तो माही नदी में के पास में मक्के की जो फसल होती है तो इसको बोला जाता है माही कांचन है ना, और माही धवल, माही धवल, ये दो प्रकार की क्या है, मक्के की प्रजातियां है। और माही सुगंधा है ना, ये चावल की प्रजाति है। अगला देखिए 19वीं पशु जनगणना 2012 से 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान में पशुगण की कुल संख्या में परिवर्तन आया है। जो राजस्थान की जो पशु जनगणना हुई थी वो दिमाग में ना अगर बात करें 20वीं पशु जनगणना की अगर मैं बात करूं तो 20वीं पशु जनगणना थी वो 5-6 है ना इतने करोड़ थी, कितने करोड़ इतनी। और जो 19वीं पशु जनगणना हुई 2012 वाली उसके अकॉर्डिंग कितनी 577। अब देखिए बढ़ोतरी हो रही है या कमी आ रही है, तो कितने परसेंट कमी आ रही है, तो कमी आ रही है 1.66% पशुधन में क्या आई है, हमारे राजस्थान में कमी आई है। पशुधन में हमारा राजस्थान क्या है, कमी आई है। और पशुधन में अगर बात करें तो कुल जो पशु जनसंख्या है, पशु जो धन है उसमें हमारा राजस्थान कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। पशु जो जनगणना है उसके अनुसार हमारा राजस्थान कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। गोवंश की मैं बात करूं तो गोवंश के मामले में हम कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। भेड़ की अगर मैं बात करूं, भेड़ पालन की अगर मैं बात करूं तो हम कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। और बकरी व ऊंट पालन की मैं बात करूं तो हम कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। इसके अलावा बात करें भैंस पालन की अगर मैं बात करूं तो हम कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। भैंस पालन में हम कौन से नंबर पे हैं भाई, सेकंड नंबर पे है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है। क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, किसी जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले में है, तो पाली जिले में। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले में है भाई साहब, पाली जिले में। अगर हम बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात है कितना, आपसे पूछ ले कि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो 3933 ये हमारा क्या है, ग्रामीण लिंगानुपात है। और आपसे पूछ रहे कि शहरी लिंगानुपात कितना है, ये तो आ गया कौन सा, ग्रामीण लिंगानुपात। देखिए ये आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आ गया ग्रामीण लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात पूछ रहे तो शहरी लिंगानुपात कितना, 914 जो है ये हमारा कौन सा अनुपात है, शहरी लिंगानुपात है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक इसके अंदर पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पर है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात तो ये अपने पाली में, जैसे अभी अपन ने पढ़ा पाली में है। और कितना है भाई साहब, 1003, 103 क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात है। और पूछ ले वे कि बताइए सर्वाधिक है ना शहरी लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक यहाँ से पूछ ले कि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात है वो कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। कितना है, 835, कितना है, 835। और आपसे पूछ ले वे कि बताइए न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पर है, न्यूनतम आपसे ग्रामीण लिंगानुपात पूछ ले वे तो आपका जवाब रहेगा धौलपुर। क्या रहेगा, धौलपुर। कितना है भाई साहब, 841। और आपसे पूछ ले कि शहरी में कहाँ पर है, तो आपका रहेगा जैसलमेर। क्या रहेगा, जैसलमेर। कितना है भाई साहब जैसलमेर का, तो 870। तो ये आपके लिंगानुपात के जो महत्वपूर्ण डाटा है, इस डाटा को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा और आपके सवाल सॉल्व हो सकता है। अगला देखिए वापिस जनसंख्या से रिलेटेड सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। क्या सवाल कह रहा है, तो इस सवाल को देखिए कि 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना वो जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है श्री गंगानगर और झुंझुनू। अगर आपसे पूछ ले कि दशकीय है ना, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, जनसंख्या वृद्धि दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, तो 21.3%। कितनी, 21.3% जो है जनसंख्या वृद्धि दर है।
और सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो कहाँ की हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि दिमाग में रखना की हुई है बाड़मेर की। कहाँ की, बाड़मेर की। कितने परसेंट, तो 32.5%। और न्यूनतम की बात करें तो श्री गंगानगर की कितनी है भाई साहब, तो श्री गंगानगर की है 10%। फिर कौन सा आ जाए, फिर झुंझुनू, फिर इसके बाद में आएगा पाली। तो ये चीज दिमाग में ना कि 2001 से लेकर 2011 की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है, 21.3%। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ की हुई है, बाड़मेर की हुई। कितने परसेंट, 32.5%। और सबसे कम कहाँ की हुई, श्रीगंगानगर। कितने परसेंट, 10%। फिर झुंझुनू की, फिर क्या है, पाली की। दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा सवाल है, सुमिलित कीजिए। सुमिलित करने की बात की जा रही है। गागरोन का किला झालावाड़, बिल्कुल ये एकदम सही है। गागरोन का जिला झालावाड़ में स्थित है। कपिल सरोवर ये कहाँ पर है, कोलायतन बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, किसका आश्रम हुआ करता था, ये कपिल मुनि का आश्रम था। किसका आश्रम था, कपिल मुनि का आश्रम था। और कपिल मुनि के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, सांख्य दर्शन का सिद्धांत दिया गया। किसका सिद्धांत है, इसलिए इसको कपिलायतन के नाम से भी या कोलायतन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दौलत बाग जो है, दौलत बाग कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। ठीक, दौलत बाग जो कहाँ पर, अजमेर में स्थित है। और यहीं पर ही इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पर बाड़ादरी का भी निर्माण करा हुआ है। लालगढ़ का जो किला है दिमाग में ना, लालगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में नहीं है। लालगढ़ का जो किला है वो जैसलमेर में नहीं है। तो लालगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। लालगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर लालगढ़ का किला स्थित है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़ में स्थित है। कौन सी फैक्ट्री चित्तौड़ में स्थित है, तो दिमाग में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान राज्य अग्रसर है। तो किसके कारण है, चित्तौड़ के कारण है। तो चित्तौड़ हमेशा क्या है, अग्रणी रहा है। सर्वाधिक सीमेंट का जो उत्पादन है वो राजस्थान में कौन सी कर रही है, चित्तौड़ कर रही है। तो देखिए चित्तौड़ में स्थित नहीं है, तो बिरला वर्क सीमेंट चित्तौड़ में है, जेके सुपर सीमेंट चित्तौड़ में है, आदित्य सीमेंट चित्तौड़ में है। परंतु दिमाग में रखना, ये जो हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, कौन सी, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड है, ये अपने चित्तौड़ में नहीं है। तो अब चित्तौड़ में कौन कौन सी है, चित्तौड़ की अगर मैं बात करूं तो है ना, वंडर सीमेंट भी कहां पर है, वंडर सीमेंट भी अपने कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है। इसके अलावा बात करें तो बिनानी जो सीमेंट है ना, बिनानी सीमेंट ये भी कहां पर स्थित है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। देखिए ये जो दोनों है, अगर मैं बिरला सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है, चंदेरिया के अंदर स्थित है। कहां पर, चंदेरिया के अंदर स्थित है। आदित्य सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर स्थित है, ये शंभूपुरा के अंदर स्थित है। और जेके सीमेंट की मैं बात करूं तो ये निम्बाहेड़ा में स्थित है। कहां पर, निम्बाहेड़ा के अंदर स्थित है। इसके अलावा बिनानी की बात करूं तो बिनानी भी निम्बाहेड़ा के अंदर स्थित है। और वंडर की बात करूं ये भी कहां पर है, निम्बाहेड़ा के अंदर स्थित है। अगले सवाल देखिए, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। देखिए आहड़ सभ्यता वो कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, उदयपुर में, है ना। आयड़ या आहड़ नदी, है ना, आहड़ नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता कहा जाता है। दिमाग में रखना, ये जो इसी को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था, ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। अक्षय कीर्ति व्यास, व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल का जो संबंध है वो इसी से रिलेटेड है ना। यहीं पर ही क्या मिले हैं, है ना, मृत भांड मिले जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता था, है ना। स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता था, धूलकोट। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता था। तो देखिए यहाँ से हमको क्या प्राप्त है, काले लाल काले मृत भांड प्राप्त हुए, जिसे या लाल काले मृत भांड प्राप्त हुए, जिसे गोरे या कोट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोरे या कोट कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक, दिमाग में रखना, बैराठ, कहां से, बैराठ से। और कैप्टन
बट कौन सा अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ यहाँ से, भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ। कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है, भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ। कौन कौन सी डूंगरी से, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और महादेव डूंगरी, इन दोनों डूंगरियों से। कौन कौन सी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी। क्या शब्द मिल रहा है, देवा नाम प्रियदर्शी मगध राजा अशोक, ये नाम हमको यहाँ से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, मतलब अशोक। इसके अलावा हमें 7 बौद्धिक ग्रंथों की भी इससे क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। और अपन इसमें बात करें तो इसकी जो खोज है, खोज का काम 1936 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। और अपन बात करें तो इसकी जो खुदाई है वो 1962-1963 में नील रत्न बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा क्या की गई, इसकी उत्खनन कार्य किया गया। और दिमाग में जो चीनी यात्री है हुएंग सांग, यहाँ की क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है अपनी पुस्तक सियुकी के अंदर। क्या नाम है, सियुकी में क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या हुआ करता था, बौद्ध मठ हुआ करता था। बौद्ध मठ होने का क्या बता रहा है, प्रमाण बता रहा है। और जो हुण शासक है मिहिर कुल के द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है, बौद्ध धर्म का नाशक भी कहा जाता है, उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया और इस बौद्ध मठ को तोड़ दिया गया। यहाँ पर जयपुर के राजा के द्वारा खुदाई की गई थी, उसको यहाँ पर क्या मिली है, एक मंजूषा भी प्राप्त हुई। तो ये जो सारा क्षेत्र है कौन सा, ये बैराट है। इसको विराट नगर भी कहा जाता है ना। और कहते हैं जो महाभारत काल में जो पांडव हुआ करते थे, अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास भी कहां पर बिताते हैं, यहीं पर ही बिताते हैं। अगला सवाल देखिए, मंडोर के प्रतिहार वंश के शासक से वंशावली प्रारंभ हो रही है। मंडोर के जो प्रतिहार वंश का जो शासक है, वहां की जो वंशावली है वो कहां से प्रारंभ हो रही है, तो दिमाग में ना रज्जिल से प्रारंभ हो रही है। और मंडोर जो है वो क्या है, प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। तो प्रतिहारों की उत्पत्ति स्थल किसको कहा जाता है, मंडोर को कहा जाता है। कहां से कहा जाता है, मंडोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक के बिसल देव के नाम से जाना जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ को। किसको कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसको कवि बंधव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपाधि कौन सी, कवि बंधव भी इसकी उपाधि है। दिमाग में ना अजमेर के अंदर, कहां पर, अजमेर में संस्कृत कंठाभरण पाठशाला क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और उसकी दीवारों पर अपने नाटक हरिकेली के पद लिखवाता है। किसके, हरिकेली के पद लिखवाता है। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़कर यहाँ पर किसका निर्माण कर, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करता है। 2.5 दिन के झोपड़े निर्माण करता है। इसी के अलावा इसी का जो दरबारी था सोमदेव, क्या नाम है, सोमदेव के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी, ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी, सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। और एक और है नरपति नालन है ना, नरपति नालन के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है, तो दिमाग में ना बिसल देव रासो इसी के द्वारा लिखी गई है। और अपन आगे इसमें बात करें विग्रहराज चतुर्थ में, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बिसलपुर जो झील है उसका निर्माण करवाया गया। बिसलपुर झील का निर्माण करवाया, प्लस बिसलपुर जो नगर है उसको बसाने वाला भी कौन है, विग्रहराज चतुर्थ है। दिमाग में रखना। और इसी के दरबार में एक व्यक्ति था धर्म घोष, है ना, सूरी। और इसी जैन विद्वान के कहने पर ये पशु बलि पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। पशु बलि पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन है, तो कीर्तिपाल चौहान। कौन है, इसी को किट्टू चौहान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किट्टू चौहान कहा जाता है।
इसी ने जालोर में स्वर्णगिरी की पहाड़ी पर सोनगरा, कौन सी शाखा, सोनगरा शाखा की क्या करिए, स्थापना करिए। क्या करिए, सोनगरा शाखा की स्थापना करिए। और हम बात करें तो और अपन इसी में आगे बात करें कीर्तिपाल चौहान की, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या करें, कीर्तिपाल चौहान एक महान शासक है, किट्टू एक महान शासक है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हाँ, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी कब, 1303। कौन कौन, तो रतन सिंह, पद्मनी सेनापति कौन, गोरा बादल, चाचा भतीजे गोरा बादल, ठीक है। नाम बदल के खिजराबाद, क्या नाम बदल के क्या कर रहा है, खिजराबाद इसका नाम रख रहा है। और अपन बात करें यहाँ से क्या लेके जा रहा है, अष्ट धातु का दरवाजा, अष्ट धातु का दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी लेके जा रहा है। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इसमें युद्ध में क्या था, स्वयं मौजूद था। और कौन सी पुस्तक लिखता है, ख्वाजाइन उल फतूह, कौन सी पुस्तक लिखा है, ख्वाजाइन उल फतूह। दूसरी चीज दिमाग में रखना, इसी के अंदर इसी ये है, यहाँ से एक पुस्तक कीजिए, गोरा बादरी चौपाई, कौन, हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी किसके दरबार में, महाराणा प्रताप के दरबार में, पद्मिनी चौपाई, हेमरत्न सूरी। उसके अलावा बात करें पद्मावत लिखने वाला कौन था, तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, पद्मावत लिखी गई। कौन से समय में, तो सूर्यवंश के शासन काल में लिखी गई, कौन से, है ना, सूर्यवंश के शेरशाह सूरी के शासन काल में लिखी गई है। मलिक मोहम्मद इसका नाम था, और जो जायसी है, जायसी इसके गांव का नाम था। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन शिलालेख में जालोर को किस नाम से जाना जाता था, जबालीपुर, किस नाम से जाना जाता था, जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। और जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर अधिकार कर लेता है, तब इसका नाम बदल कर क्या रख देता है, इसका नाम बदल कर इसका जलालाबाद कर देता है। क्या कर देता है, खिजराबाद जो है ये चित्तौड़ का नाम रखा जाता है, किसका, चित्तौड़। जयगढ़ का जो किला है वो जयपुर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, दिमाग में रखिएगा, है ना। और यहाँ से अगर बात करें जब किसके समय में, तो कान्नड़ देव सोनगरा के समय। बेटे का नाम क्या है, वीरम देव सोनगरा के समय। प्रेमिका का क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का, फिरोजा, क्या नाम है, फिरोजा। दिमाग में रखना, इनसे जानकारी के लिए हमें एक बुक मिलती है ना, कौन सा व्यक्ति विश्वासघात कर पे, विश्वासघात की मैं बात करूं ना, कहाँ गया, विश्वासघात, तो विश्वासघात कौन करता है, तो बीका दहिया क्या करता है, विश्वासघात करता है। इसके अलावा बात करें तो यहीं पर एक अलई मस्जिद का भी निर्माण करवाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो होता है कमालुद्दीन गुर्ग, वो एक इसका भी है ना, अलई मस्जिद का निर्माण का सेनापति अलाउद्दीन का, तो कमालुद्दीन गुर्ग इसका सेनापति था। अगर हम बात करें तो इसी में पद्मनाभ के द्वारा दो पुस्तक लिखी गई, कौन कौन सी, कान्नड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात, ये दो किताबें इसी से रिलेटेड है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हम बात करें, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 1857 के विलुप्त के समय नीमच अंग्रेजों के अधिकारी कौन थे, नीमच का कर्नल एबॉट, और कर्नल एबॉट के द्वारा इस सबको कुरान की कसम खाने के लिए कहा गया, परंतु उसे मानने से मना कर दिया गया। और मना करने वाला कौन है, मोहम्मद अली बेग, क्या नाम, मोहम्मद अली बेग ने कसम खाने से मना कर दिया। और विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, विद्रोह की मैं बात करूं तो दिमाग में ना,
हीरा सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यहाँ से 40 अंग्रेज सैनिक कौन से गांव में जान बचाने के लिए गए? डुंगला गांव में, ठीक है। और यहाँ पर बचाने वाला कौन है? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर से, ठीक है। किसके पास भेजेगा? है ना, स्वरूप सिंह के पास। मेवाड़ नरेश स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह के पास भेजेगा। और दिमाग में रखना, कौन से? जग मंदिर महलों में। कौन से मंदिर में? जग मंदिर, जगत मंदिर नहीं, जग मंदिर महलों में इनको रखा जाता है, दिमाग में रखिएगा। और अपन बात करें इसी में आगे, तो ये कौन सी? देवली, कौन सी? देवली छावनी के सैनिकों द्वारा इनके साथ मिलकर कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। कहाँ चले गए थे? देवली छावनी के सैनिकों के साथ मिलकर दिल्ली चले गए थे। अगला देखिए, खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? एक तो खतौली का युद्ध, ठीक, कब हुआ था? 1517। और एक बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518। दोनों युद्धों में किसको पराजित कर रहा है? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर रहा है। बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आता है, अपने 2 सेनापति को भेजता है ना, मियां फरमूली और मियां माखन, मियां फरमूली और मियां माखन को भेजता है, दिमाग में रखेगा। और इसी युद्ध के अंदर सांगा अपना एक हाथ, एक आंख और एक पांव गवा देता है। आगे क्या? राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई साहब? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना राजस्थान मध्य भारत की विजय सिंह पथिक द्वारा की जाती है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा की जाती है और जमनालाल बजाज द्वारा क्या की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से होगी? तो किसके प्रयासों से होगी? कांतिलाल चौथानी के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? कांतिलाल चौथानी के प्रयासों से, ठीक है। तो साथियों, और अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष पूछ ले तो जमाल शाह क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे इस प्रजामंडल के। तो साथियों, ये जो सीरीज है यहीं पर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।